Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा वो मॉक टेस्ट 3 रहेगा ऑन द टॉपिक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये वाला जो टॉपिक है आपके फीमेल सुपरवाइजर के सिलेबस में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इस मॉक टेस्ट को लास्ट तक देखेंगे, वो इस मॉक टेस्ट को लास्ट तक अटेम्प्ट करेंगे और अपना जो स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। और इस वाले मॉक टेस्ट में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रखे हैं जो कि जेके एसएसबी लेवल के रहेंगे, ठीक है। और जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और सबसे बेहतरीन तरीका इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का ये रहेगा कि सबसे पहले आप खुद से आंसर को मार्क करेंगे और उसके बाद हमारे आंसर के साथ आप मैच करेंगे। विदाउट waste of time, let's start our first question. So the question number first on your screen is बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। हमने जो निम्नलिखित में ये जो ऑप्शन दिए इनमें से बताना है कि इनमें से वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन सा रहेगा। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए लाइकन्स, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी साइकस एंड ऑप्शन डी ब्रायोफाइट। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये तो आपके व्यू के लिए, ओवरव्यू के लिए रहेगा। सबसे पहले आपने खुद आंसर को मॉक करना है, उसके बाद हमारे आंसर के साथ आपने इसको मैच करना है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज लाइकन। लाइकन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पिक्चर आपने देखी है ये सारे लाइकन से, ये सारे क्या है, ये सब लाइकन से। लाइकन जो होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होता। एक्चुअली दिस लाइकन इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। याद रखें, फंजाई एंड एल्गी की ये जो एसोसिएशन रहेगी इसको हम क्या कहेंगे, लाइकन कहेंगे। और ये जो लाइकन है ये क्या रहेगा, क्या बेस्ट इंडिकेटर ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें से हमने बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इन क्वेश्चंस के, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो समझ आनी चाहिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ ली तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। कौन सा इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी दिस ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। अब इनमें से हमने सेलेक्ट करना है कि कौन से इनमें से इंडिकेटर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। अगर हम आंसर देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड ये तो है। ओजोन, अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। बट दिस सल्फर डाइऑक्साइड, अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन दिस ए दैट इज सल्फर, कौन सी रहेगी हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड जो रहेगी वो हमारी जो कि है ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती है। आपने का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। अब अगर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे तो हमारे पास कौन सी आएंगी ग्रीन हाउस गैसेस में, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, CFCs आ जाएगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगी, ये वाली गैसेस जितनी भी रहेंगी, ठीक है ना, ये वाली हमारी ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें, दैट द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंट्रोल्ड कंडीशन इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे पायरोलिसिस, ऑप्शन बी सैनिटरी लैंडफिल, ऑप्शन सी इंसिनेशन एंड ऑप्शन डी कंपोस्टिंग।
सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज कंपोस्टिंग। जो कंपोस्टिंग है उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको हम कहते हैं। ये तो हो गया। अब कंपोस्टिंग होता क्या? एक्चुअल कंपोस्टिंग इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग दिस ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इनको हम क्या करते हैं? इनको रिसाइकल करते हैं। सो जैसे लीफ हो गया, कुछ फूड स्क्रैप्स हो जाते हैं, उनको हम वैल्यूएबल, मतलब इनका क्या करते हैं? हमारे पास सपोज लीव्स हो गए, उसके बाद फूड स्क्रैप हो गए, इनको हम क्या करते हैं? इनको डिकम्पोज करके इनको एक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर बनाते हैं। मतलब एक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर्स बनाएंगे, फर्टिलाइजर्स बनाएंगे जो क्या करेगा? हमारी साइल को इनरिच करता है, जो हमारी सेल को इनरिच करेगा, जिससे जो उत्पादन होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना? सो कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर कंट्रोल कंडीशन इनटू द दिस साइल कंडीशनिंग। ये हो जाएगा। अब 4 तरह के या 5 तरह के अगर हम देखें ये कंपोस्टिंग, हम एक होता है हमारे पास कंपोस्ट, याद रखें, एक हो जाएगा हमारे पास कंपोस्ट। फिर उसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? ये हमारे जो फॉर्म यार्ड मैनर होते हैं, ठीक है, फॉर्म यार्ड मैनर जो ये खाद होती है, ठीक है ना, इनमें होता है। उसके बाद ग्रीन मैनर होता है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा वर्मी कंपोस्ट, याद रखें, जो वर्मी कंपोस्ट ये होता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूशन और एसिड रेन इज काज्ड बाय। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। अब देखो एसिड रेन तो सबको पता है, अगर सपोज उन्होंने मेंशन कर दिया कि ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूशन क्या होता है तो फिर थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो जाएगा इंसान। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने खुद से आंसर देना, उसके बाद हमारे आंसर के साथ आपने मैच करना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। कौन सा रहेगा हमारा ऑप्शन डी? दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। लेकिन एक चीज़ एग्जामिनर पूछता है हमारा ये जो एसिड रेन है, कि ये जो एसिड रेन है ये टर्म कॉइन किसने की थी? ये जो टर्म एसिड रेन जो टर्म थी ये कॉइन किसने की थी? ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? अब पॉल्यूशन में है तो एग्जामिनर किसी भी डायमेंशन से पूछ सकता है। सो इसका आंसर रहेगा हमारा एक स्कॉटिश केमिस्ट है जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट एंगस स्मिथ। याद रखें, रॉबर्ट एंगस स्मिथ था। इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी अराउंड 1852 में इन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? अभी एसिड रेन जो है ना, अब सपोज यहाँ पे कभी कभी पूछते हैं ये जो मार्बल कैंसर जो है, मार्बल कैंसर, जो कि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अगर हम ताजमहल में देखें तो वहाँ पे एसिड रेन की वजह से उसकी जो मार्बल है वो ख़राब होता जा रहा है, उसको हम मार्बल कैंसर भी कहते हैं। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी पूछ लेंगे, बताएं जी इसका जो पीएच लेवल है वो कितना होता है, ऐसी चीज़ भी पूछ लेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द protocol which decided to complete phase out CFC, मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ये बताता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको कंप्लीटली फेस आउट किया जाए, मतलब इसको खत्म किया जाए। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कार्टिजिना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी काइटो प्रोटोकॉल। अगर हम CFC की बात करें, अगर हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, सो ये किसके साथ बैठता है? सही, सो ऑप्शन सी के साथ बैठेगा, दैट इज मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ ये आंसर मैच करता है। फीमेल सुपरवाइजर के लिए इन्वायरमेंट है आपका, इसमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी फेस है ना, अब इस बार का पता नहीं एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा रहेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो सारा पेपर कर सकें, लेवल सेम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन वो किस तरह के फ्रेम करता है उसके लिए थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बेवल ट्री शुड बी प्लांटेड एंड यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल। हमारे एक पास एक बेवल ट्री होता है, ठीक है, तो वो किसके लिए यूज उसको प्लांट किया जाता है ताकि हम किस पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, प्रिवेंट करें या कंट्रोल करें। हमारे पास ऑप्शन रहेगा, क्या वाटर पॉल्यूशन के लिए बेवल ट्री को हम यूज प्लांट करते हैं, ऑप्शन बी दिस एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी सॉइल पॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी नॉइज पॉल्यूशन। सो अगर बेवल ट्री की हम बात करें, अगर हम बेवल ट्री की बात करें तो ये क्या कंट्रोल करता है हमारा, ये करेगा कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। याद रखें, एयर पॉल्यूशन। एक चीज और भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है, ग्रीन मफलर। याद रखें, ग्रीन मफलर। सो ये एक ऐसी टेक्निक है, मतलब ये रोड साइड है तो यहाँ पे क्या किए जाते हैं, यहाँ पे प्लांटेशन की जाती है, मतलब यहाँ पे प्लांटेशन की जाती है और गाड़ियाँ चलती हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पायरेंट, या काफ़ी बार मैंने एस्पायरेंट क्या कहते हैं इसको, गाड़ियों के हिसाब से देखते हैं कि वहाँ से वो एग्जॉस्ट होता है, स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, तो वो क्या करके आ जाते हैं, ठीक, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन। ऑल्दो दिस कंसेप्ट इज इम्प्लाइज ऑन दिस नॉइज पॉल्यूशन। याद रखें, ये नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, ग्रीन मफलर टेक्निक होती है जो। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो होता क्या है ये पॉल्यूशन, आपने देखना, व्हेन एवर देयर इज अ केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज इन, अगर वाटर का होगा तो वाटर में हो जाएगा, एयर का हो जाएगा तो एयर में, साइल का हो जाएगा साइल में। ये जब भी इनमें केमिकल चेंज हो जाएंगे जो डिग्रेड करेंगे इनकी क्वालिटी को, तो उसको हम कहेंगे, वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करेगा तो वाटर पॉल्यूशन, एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करेगा तो एयर पॉल्यूशन, साइल की क्वालिटी को करेगा तो साइल पॉल्यूशन। और ये जो अनवांटेड साउंड होगी इसको हम नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे। अब एक होता है प्लीजेंट, अब देखो म्यूजिक और नॉइस में डिफरेंस होता है। अगर जो चीज़ प्लीजेंट में आएगी, सपोज हम कोई गाना सुन रहे हैं आस्ते साउंड पे, तो वो प्लीजेंट आएगा, उसको हम नॉइस पॉल्यूशन नहीं कहेंगे। बट जब इसको किस बेस पे नापा जाता है, मेजर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिबल। कितनी डेसिबल से ज़्यादा साउंड हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो कि हमारे कानों में या हमारी इन्वायरमेंट को पैनिक क्रिएट कर रही है, तो वो तो नॉइस पॉल्यूशन में आ जाएगा। बाकी भी जो प्लीजेंट टाइप की होती है उनको हम नॉइस की कैटेगरी में नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से निम्नलिखित में कौन सी एक ऐसी है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, फाउंड नेचुरली इन द एटमोसफियर, जो कि नेचुरली एटमोसफियर में फाउंड नहीं होती है, नेचुरली नहीं होती है, याद रखें। सो क्या हमारे पास रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन एंड ऑप्शन डी ओजोन। सो जो नेचुरली फाउंड नहीं करती दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नेचुरली ग्रीन हाउस गैस जो है ये नेचुरली फाउंड नहीं करती हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, इस चीज को याद रखें। मीथेन अब हमारे पास हो गया CH4, ओजोन O3। अब ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर में ये जो ओजोन है ये हमारे लिए करती है, फिल्टर करती है जो हमारी सन होती है उसकी जो यूवी रेज होती है उसको फिल्टर करती है इन स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। अभी जो इसका ये काम होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन क्या करती है, फिल्टर आउट दिस सनलाइट दैट हैव अ हार्मफुल यूवी रेज। ओके, तो ये कौन सा रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इसको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, वो इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटरबोर्न डिजीज। इसमें से कौन सी एक ऐसी डिजीज है जो कि पानी से होती है, खराब पानी पीने से वाटरबोर्न डिजीज होती है। ऑप्शन रहेगा ए ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी मैग्नीटाइट्स एंड ऑप्शन डी कॉलरा। पहले आपने खुद आंसर देना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज कॉलरा। कॉलरा इज अ
वाटरबर्न डिजीज। अब आपने मुझे बताना है ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये कौन सी डिजीज है, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली काजेज ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर बॉडीज, मतलब इन निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी है जो कि क्या करता है, काज ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर बॉडी, ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है। ये आपने हमें बताना है। क्या फिश करती हैं, ह्यूमन बीइंग करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो पहले आप खुद आंसर दें, उसके बाद हमारे आंसर के साथ मैच करें। सो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका आंसर रहेगा। फीमेल सुपरवाइजर के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट 3 रहेगा। बाकी प्लेलिस्ट में मैंने इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस ऐड कर दी हैं, आप जाके वहाँ भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जितने भी डिफरेंट सपोज एग्जामिनेशन हुए हैं जिनके सिलेबस इन्वायरमेंट के, इंग्लिश के या जो वो बाकी सेम है, आप वहाँ भी उन वीडियो को भी देख सकते हैं क्योंकि वो भी रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन कौन सा रहेगा? ऑप्शन देखना है, सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, एसिड रेन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब मेन सोर्स की अगर बात करें, दैट इज योर ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज सीवेज, दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सीवेज वाटर इसका आंसर रहेगा। इसका कौन सा आंसर रहेगा? सेवेज वाटर रहेगा। दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। जितना भी गंदा पानी किसी सोर्स में से ये जाएगा, किसी पीने वाले सोर्स में देख लें या कहीं और पे रिसाइकलिंग स्टेज पे, तो ये तो पॉल्यूटेंट को गंदा ही करेगा ना। इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट तो एक अलग टर्म हो गई। एसिड रेन भी सोर्स है, लेकिन अब जैसा ही वाटर एवेपोरेट करेगा, कंडेंसेट होकर ऊपर से नीचे आएगा, अब एसिड तो इन्वायरमेंट में हम लोग ही तो करेंगे। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट की बात करें, अगर यहाँ से किसी भी फैक्ट्री में से NO2 प्लस SO2 निकल रही है तो ये इन्वायरमेंट में जाएगी, तो फिर जाके ये नीचे रेन, एसिड रेन वाली आएगी, ठीक है ना, एसिडिफाई रेन आएगी जो कि हार्मफुल काज इफेक्ट करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वालिटी ऑफ अ सोर्स नॉट डिग्रेडेड ड्यू टू पॉल्यूशन इज, जो क्वालिटी ऑफ रिसोर्स है वो डिग्रेड नहीं होती ड्यू टू पॉल्यूशन, वो कौन सी रहेगी? क्या सन की बात करें, दिस सन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी सैंड, एंड ऑप्शन डी एयर। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज सन, सन इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा वो हमें आप बताना है, कौन सा जो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा? स्मॉल साइज कार, रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम कोल, लो इग्निशन फ्यूल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन को समझना है और फिर आपको अटेम्प्ट करना है। जितने भी एस्पायरेंट्स जाके ये फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम देंगी। सो रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, स्मॉल साइज कार की कोई बात तो नहीं है, स्मॉल साइज कार होगी लेकिन जो उसमें से धुआं निकलेगा, जो टॉक्सिक वेस्ट धुआं या जो भी निकलेगा वो तो करेगा। अब लो रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम द कोल, अब यही इसका आंसर रहेगा। जितना भी हम कोल से सल्फर निकालेंगे ना तो एयर पॉल्यूशन को वो रिड्यूस करेगा। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब लो इग्निशन फ्यूल, इसका कोई मेन पर्पस तो है नहीं, तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इसका है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाउ डज फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म, ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है ये कैसे बनती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, द रिलीज ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, ऑप्शन बी interaction occur between this chemical such as chlorofluorocarbon and ozone, ऑप्शन सी रहेगा reaction occur between secondary air pollutant and sunlight, ऑप्शन डी रहेगा the release of formaldehydes and radon inside building। सो आपने इसको सोच समझ के ऑप्शन को मार्क करना है। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज रिएक्शन occur between secondary air pollutant and sunlight। जब ये होगा, जितने भी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होंगे और सन के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक बन जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताएंगे
ये दो टाइप की स्मोक होती हैं, वो कौन सी होती हैं? कुछ टाइप्स होते हैं इसके, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वाई इज फोटोकेमिकल स्मोक टिपिकली वर्स इन समर? ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है ये समर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, क्यों होती है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, देयर इज अ सोलर एनर्जी टू ड्राइव फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी पीपल टेंड टू ट्रैवल मोर इन समर, ऑप्शन सी वार्म टेम्परेचर प्रिवेंट द डिसिपेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अब करना है। इसका पहले आपने खुद से आंसर देना, उसके बाद हमारे आंसर के साथ मैच करना है। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज देयर इज अ मोर सोलर एनर्जी, जब ज़्यादा सोलर एनर्जी होगी सो दैट ड्राइव फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन ज़्यादा करेगी, जिसकी वजह से धुंधली सी नहीं पड़ जाती, ठीक है ना, कंजेस्टेड सिटी में। तो यहाँ से मतलब यहाँ से इंसान चल रहा है तो यहाँ तक उसको कुछ दिख नहीं रहा होता, तो दैट इज़ अ फोटोकेमिकल स्मोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, what is the main source of pollutant of nitrogen oxide, sulfur oxide and carbon oxide? मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमोसफेयर, ऑप्शन बी बर्निंग फॉसिल फ्यूल एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब ये वाला क्वेश्चन आपने हमें बताना है कि जो मेन सोर्स रहेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का, सल्फर ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कौन सा रहेगा? इसका आंसर आपने पहले खुद देना, उसके बाद हमारे आंसर के साथ मैच करना, दैट इज ऑप्शन बी बर्निंग फॉसिल फ्यूल एट हाई टेम्परेचर के साथ। जब हम जितना भी फॉसिल फ्यूल होगा, कैरोसिन हो गया, ये वाली चीज़ें जब हम बर्न करेंगे तो उसमें से क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं मॉक टेस्ट को, वो इसको लाइक भी कर दें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर सिमिलर इन टर्म ऑफ। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, CO2 की प्लस मीथेन CH4 की बात करें, ये दोनों सिमिलर रहेंगे इन टर्म ऑफ, किस तरह से? ऑप्शन ए रहेगा बोथ बीइंग सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, क्या ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है? ऑप्शन बी बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेटरी डिजीज, ऑप्शन सी कंट्रोल टू ग्लोबल वार्मिंग, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब ये जो किस तरह सिमिलर रहेंगी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैसेज में आता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो ये क्या करेंगी, कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, ये सारी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या, जो एवरेज मीन टेम्परेचर होता है अर्थ का, दैट इज इंक्रीज बाय द सेवरल डिग्री, तो उसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। फीमेल सुपरवाइजर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट है। आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसमें से जो इन्फॉर्मेशन हो वो ले सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट आर मेनली प्रेजेंट इन। जो एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट पाए जाते हैं? ये कुछ लेयर्स दी गए हैं, आइनोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, आर दिस ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर ट्रोपोपॉज। तो अगर पॉल्यूटेंट की बात करें, आइनोस्फेयर तो बहुत दूर है, स्ट्रेटोस्फेयर बहुत दूर है, मीजोस्फेयर बहुत दूर है। ऑप्शन डी रहेगा हमारा, ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो है हमारे जितने भी एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट है ये यहीं पे रहते हैं। इससे ऊपर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर हाइट की बात करें तो यहाँ तक है। अब इसमें हो गया हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये सारी चीज़ें, आइनोस्फेयर हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, क्योंकि लेयर के ऊपर भी पूछ सकते हैं आइनोस्फेयर का क्या फंक्शन है। इन्वायरमेंट की बात है, ये नहीं कि पॉल्यूटेंट के बारे में पूछा है, वो इसको कहीं भी इंटरलेट कर सकते हैं, ओजोन को रिलेट कर सकते हैं ग्रीन हाउस के साथ, डिप्लीशन किस तरह हो रही है, ये सारी चीज़ें पूछ लेंगे। कुछ और भी मॉक टेस्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर आई थिंक स्टॉक असिस्टेंट या किसी के ऊपर थे, वो भी जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ आर नाइट्रोजन ऑक्साइड दिस सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड रिलेटेड, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये चीज़ हमने अब देखनी है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, ऑल ऑफ देम आर सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, क्या ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करें? अब देखो सल्फर ऑक्साइड SO2, नाइट्रोस ऑक्साइड NO2, ये चीज़ें आपको दिखी होंगी कहीं ना कहीं,
रेन के बारे में, एसिड रेन। अब यहाँ से वो चीज़ ढूंढनी है। तो ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, बिल्कुल है, दैट कंट्रीब्यूटेड टू एसिड रेन, बिल्कुल यही एसिड डिकम्पोजिशन। सो ऑप्शन बी ही इसका आंसर है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिस्पायरेटरी में ये कोई इसका नहीं है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल में इसका कोई नहीं है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इसको मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना, इसको आराम से देखना है। द कॉमन फीचर बिटवीन NO2, SO2, CO2 एंड SPM इज दैट ऑल ऑफ देम। ये सबसे पहले ये तो आपको बोला नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन है। अब आपने मुझे बताना है SPM क्या होता है। सो इज दैट ऑल ऑफ देम, ये सब किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमें बताना है। Are classified as primary pollutant, option B secondary pollutant, have equal role in acid, and option D are greenhouse gases में आता है। So as you know that these all are ये क्या होते हैं, पहले खुद से आंसर देना। सो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज these all are classified as primary pollutant। ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट की एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एलुस्ट्रेटेड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, बेस्ट इसमें से कौन सा रहेगा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के लिए बेस्ट। सो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल, nitrous oxide released from the burning of oil, option C ozone produced in photochemical smoke, and option D none of the above। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर सेकेंडरी की बात करें, these all are primary, so that is ओजोन जो रहेगी हमारी प्रोड्यूस इन फोटोकेमिकल स्मोक में, that is an best example of this secondary air pollutant। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following can be considered as best example of primary air pollutant। अब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बेस्ट एग्जांपल आपने हमको बतानी है। Which of the following is the best example of primary air pollutant, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बेस्ट एग्जांपल बतानी है। सो ऑप्शन रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, option C is B sulfur trioxide, option C ozone produced in chemical smoke, and option D, so इसका आंसर as you can see this option D, that is carbon dioxide released through, this one is option A, that is released from the coal। ये रहेगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Which of the following method can be used to increase the supply of usable good quality water? Good quality water के लिए हम कौन सी चीज़ को यूज़ करते हैं, इस चीज़ को आपको हमें बताना है। Which of the following method can be used to increase the supply of usable, उसको क्या हम क्लोरिनेशन कहते हैं, क्लोड सीडिंग कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इसको हम कहते हैं। So the right answer for this question is your option B, that is cloud seedling, ये इसका आंसर रहेगा। अब देखें, जब भी हम क्या करते हैं, जो हमारी आर्टिफिशियल जो रेन हम बरसाते हैं, ये याद रखें, ये जो प्रोड्यूस की जाती है ये इसी सी क्लोडिंग की मदद से कराई जाती है। अगर हम देखें जो आर्टिफिशियल रेन सी क्लोडिंग से होती है वो कौन सी होती है, उसको हम दैट इज प्रोड्यूस बाय सी क्लोडिंग विद किसके साथ बनाई जाती है, हमारे पास होता है सिल्वर आयोडाइड, ये इसके साथ बना के जो है वो आर्टिफिशियल रेन बनाई जाती है, याद रखें। और ये सी क्लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जितनी भी प्रिसिपिटेशंस होती हैं, लाइक ड्राई आइस हो जाए, ये यूज़ करते हैं सब्सटेंस के साथ ताकि वो आ जाए। ये एक आर्टिफिशियल वे होता है जिससे हम रेनफॉल काज करते हैं, याद रखें। सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो AgL इसको बोलते हैं, ये याद रखें। ये हाईली फोटोसिंथेटिक होती है, एंटीसेप्टिक होता है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंड इन सीड क्लोडिंग में भी ये यूज़ हम करते हैं। उसके बाद एक होता है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी याद रखें, जिसको हम KNO3 कहते हैं। ये भी जिसको हम ये क्या आपने नहीं होता है, दैट इज ओकर इन द मिनरल, जो नाइट्रेट होता है वहाँ से होता है। ये यूज़ हम कहाँ करते हैं, ट्री स्टम्प रिमूवल में करते हैं, रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारे फायर वर्क हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन बाय, जो बैलेंस रहता है ऑक्सीजन लेवल में हम किससे मेंटेन करते हैं? ऑप्शन ए रहेगा फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल इमिशन ऑफ गैसेस, ऑप्शन सी रिलीज ऑफ ओजोन इन अपर स्फीयर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हम जो ये बैलेंस रहता है ये किससे मेंटेन करते हैं? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन से ये हम क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस तो सबको पता ही है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। सो दिस हेल्प इन मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस ऑक्सीजन लेवल इन द एटमोसफेयर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसको तो स्किप किसी भी मतलब क्या कहते हैं, हम हद पे इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आता है ये क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये JKSSB में पूछा भी गया है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब ये जो मॉक टेस्ट था इसमें अराउंड 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें अराउंड 30 क्वेश्चन थे। तो आप जितने भी व्यूअर्स ने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया वो मुझे ये बताएंगे कि आपके 30 आउट ऑफ 30 में से कितने स्कोर रहे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड द मोस्ट प्रोबेबल थिंग इज दैट के यू हैव टू बी वेरी कंसर्न अबाउट यूर दिस फीमेल सुपरवाइजर पेपर, ठीक है ना। इसके लिए आपको बड़ा कंसर्न रह के पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो लास्ट पे ये कहूँगा कि ये वीडियो लेक्चर या मॉक टेस्ट जो 3 था ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन विद द टैग लाइन पढ़ना है बढ़ना है इसको सब्सक्राइब करें। सो विद दिस थैंक यू, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।